एवरीवन वेलकम टू दी चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रैक आईआईटी जैम 2026 केमिस्ट्री एग्जामिनेशन। मैंने जब पहली वीडियो डाली तो उसमें बहुत सारे जूनियर्स का मुझे मैसेज भी आया, बहुत कुछ आया कि भैया स्ट्रैटेजी बता दो प्लीज़। क्यों आपको ये सुननी चाहिए? क्योंकि मेरा खुद का ऑल इंडिया रैंक 83 है आईआईटी जैम में और मेरा एमएससी है आईआईटी दिल्ली से। तो बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ बताने वाला हूँ जो आपको एकदम हेल्प करेगी। तो प्लीज़ पूरे वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब, सपोर्ट, शेयर ज़रूर करना। आगे बहुत कुछ आएगा अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है, आप अगर मैं मान के चल रहा हूँ, मैं आगे उनके लिए भी बात करूँगा जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी मिड स्टेज में है। मैं आगे उनके लिए भी बात करूँगा जो अभी कॉलेज साथ में हैं और कह रहे हैं कि कॉलेज को कैसे मैनेज करें, है ना। सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। बट पहले मैं अभी वो मान के चल रहा हूँ कि मान लेता हूँ कि आप प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हो, उतनी प्रिपरेशन अभी ठीक नहीं है, तो मैं वो मान के आपको गाइड करूँगा। मेरा मानना है कि आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ आना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप है आपका मेक योर फंडामेंटल चैप्टर्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। बहुत आपको चैप्टर्स अपने स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, फंडामेंटल चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है पीरियोडिसिटी, दैट इज़ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, और दूसरा है आपका केमिकल बॉन्डिंग। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए अपना पीरियोडिसिटी और अपना केमिकल बॉन्डिंग, ताकि आपको कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत ना आए। इतना ठीक। इनऑर्गेनिक का बेस बनाते हैं लोग, है ना, ये चैप्टर्स। अगला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब जीओसी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। जीओसी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ABCD है। जीओसी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ABCD है। दूसरा है स्टीरियो केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब क्या ही बोलें बस। और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बेस बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी बार स्टीरियो केमिस्ट्री से भी अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। ठीक है। दूसरी बात, फिजिकल केमिस्ट्री में आना चाहिए आपको यूनिट कन्वर्जन। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री आती है और आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है, फिर भी आपका NAT का सवाल सही नहीं होने वाला, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा है मोल कॉन्सेप्ट। काफ़ी बार आपसे NAT में मोल कॉन्सेप्ट में परसेंटेज ईल्ड पूछ लेगा, परसेंटेज प्योरिटी के क्वेश्चन करा लेगा, इससे कितने मोल्स बनने वाले हैं वो सारी चीज़ें करा लेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए। अगली बात है आपका बेसिक मैथमेटिक्स, न्यूली एडेड है। लास्ट ईयर आईआईटी दिल्ली ने ऐड किया था सिलेबस में, इस बार तो कोई चेंज नहीं है आईआईटी बॉम्बे द्वारा। ठीक है, सिलेबस में बेसिक मैथमेटिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने भी देखा होगा इस बार काफ़ी सवाल आ गए थे, मतलब लिटरली काफ़ी सवाल, अनएक्सपेक्टेड काफ़ी सवाल आ गए थे बेसिक मैथमेटिक्स से। तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं जाएंगे, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से 4 से 5 या उससे भी ज़्यादा सवाल आ गए थे। तो काफ़ी वेटेज कैरी करता है, मतलब इसीलिए अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो जाता है। इसलिए सिलेबस पूरा करने का, मैक्सिमम कवर करने का आपको ट्राई करना है, मैक्सिमम कवर करने का ट्राई करना है, क्योंकि कब कुछ क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। अब सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं कि 2018 में आईआईटी बॉम्बे ने बनाया था पेपर, और काफ़ी इजी बनाया था। क्या बनाया था? काफ़ी इजी। तो ये प्री असम्पशन लेके नहीं चलेंगे, ये प्री असम्पशन लेके नहीं चलेंगे कि पेपर आसान आएगा, हम तो नहीं पढ़ते हैं भैया, इंस्टा स्क्रॉल कर लेते हैं। कभी भी नहीं। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें तो झटका किसी दिन लग जाएगा ना, फिर तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे झटके को। ठीक है, तो प्लीज़ कोई प्री असम्पशन माइंड में लेके नहीं चलेंगे। स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन सीक्वेंस। अगला पॉइंट क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वरना समझ ही नहीं आएगी। आपको जीओसी पढ़ना है, आपको एरोमेटिसिटी पढ़ना है ना, स्टीरियो केमिस्ट्री, इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन मैकेनिज्म। आप इसमें से चाहो तो पहले रिएक्शन मैकेनिज्म कर लेना, इंटरमीडिएट्स, रिएजेंट और नेम रिएक्शन। आपको ये पूरा सीक्वेंस में ख़त्म करना है और ये सारा करना है। ऐसा नहीं कि सीधे चलेगा नेम रिएक्शन पढ़ने, नहीं होगा। क्या इससे कि आप, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी लिंक्ड है, और आपको ऐसा नहीं कि आप स्टीरियो पढ़ते पढ़ते जीओसी भूल गए, आपको रिवीजन भी करते रहना है। ठीक है। आगे आपका जो बायोमोलिक्यूल्स है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR, IR, UV होता है। मास तो है नहीं, मास तो नेट गेट में होता है, और नेचुरल प्रोडक्ट्स है ना। ये इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। आप इनको चाहो तो कर सकते हो। थोड़ा बहुत आपका जीओसी लगेगा, इसमें लगेगा। वैसे तो देखो, आपको करना तो पहले ये चाहिए सारा, फिर आप ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेकिन आप चाहो तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हो पहले भी, कोई इशू ऐसा खास नहीं आएगा। ठीक है। और नेचुरल प्रोडक्ट्स को छोड़ के नहीं जाना है। टर्पीन्स, आइसोप्रीन लिंकेजेस, इनसे भी आसान सवाल आ जाते हैं। तो आपको नंबर बटोरने हैं, आपको ये नहीं देखना है कि कहाँ से नंबर आ रहे हैं। मेन फोकस होता है हमारा, हमारे मार्क्स आने चाहिए। कोई ये थोड़ी पूछेगा कि क्या आपके कोऑर्डिनेशन से नंबर आए थे या आपके ऑर्गेनिक से नंबर आए थे। ठीक है, सब पूछते हैं कि भैया आपकी AIR क्या आई थी। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मेरा मानना है कि अगर आपका बेसिक बिल्ड है, आप ठीक ठाक चल रहे हो, अच्छा चल रहे हो,
और आप कहीं से पढ़ भी रहे हो तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए हाई वेटेज टॉपिक्स को ख़त्म करना। देखो आप कहीं पढ़ रहे हो तो आप उनके सीक्वेंस से ऑब्वियसली पढ़ोगे, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी सबका सारा कंटेंट है, आप पढ़ रहे हो तो आप पहले हाई वेटेज टॉपिक्स कर। अरे पता चला तुमने 2 महीना टॉपिक पे पूरा लगा दिया, 2-3 महीना उससे आना एक भी सवाल नहीं है या हार्डली 1 नंबर का सवाल आना है, तो पहले उन टॉपिक्स को पढ़ो जो प्रीवियस ईयर में बहुत रिपीट हो रहे हैं। और चाहे आपका CSIR नेट हो, चाहे गेट हो, चाहे IIT जैम हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो हायर केमिस्ट्री का, इन 2 टॉपिक के बिना तो वो पूरा ही नहीं होता। इन 2 टॉपिक के बिना तो वो पूरा ही नहीं होगा। आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और ऑर्गेनोमेटालिक्स, इनके बिना तो कुछ होने ही नहीं वाला। अकेले 12 से 15 नंबर कैरी करता है ये। 100 नंबर के पेपर में अकेले 12 से 15 नंबर और ये 8 नंबर कैरी करता है अकेले। मतलब ये दोनों इंडिया देखते हो तो हो गया आपका 23 नंबर, तो ऐसे ही हो गया। ठीक है। रिएजेंट्स, नेम रिएक्शन, रिएजेंट्स नेम रिएक्शन और साथ में स्टीरियो भी एक्चुअली 8 नंबर के आसपास की। स्टीरियो भी आजकल आने लग गई है 8 नंबर के आसपास की। तो मतलब देख लो, खुद ही देख लो कितने इंपॉर्टेंट है। थर्मोकेमिस्ट्री, उससे वो NAT पूछ लेता है। NAT में थर्मोकेमिस्ट्री के मतलब फ़ैन हो रखा है वो NAT में तो। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और कंडक्टेंस। फिर आपका आता है केमिकल बॉन्डिंग। इससे भी आपके आसान सवाल आते हैं, कई बार आसान सवाल भी आ जाते हैं BSc PR थ्योरी से या MOT से। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टफ ही टफ पूछना है, हमें पेपर में इजी क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। और गलती से आपके इजी भी गलत हो गए तो फिर मतलब क्या ही करोगे, खुद सोच लो। इसीलिए आपका बेसिक्स स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो होता है ना, कहते हैं कि हम तो जैम वाले हैं, 11-12 तुमको आता ही होगा। अरे आपका बेसिक अगर कमज़ोर है तो पहले बेसिक्स बिल्ड करो। अब काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, बायो इनऑर्गेनिक को छोड़ के चले जाते हैं कि बहुत रट्टा है, बहुत रट्टा है, नहीं पढ़ेंगे। बेटा बहुत स्कोरिंग नंबर होता है, मतलब बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग। शॉर्ट नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके सर्च कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, है ना। आप जाके देख सकते हो, उसमें सब कुछ मैंने डाले हुए हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आगे चलते हैं। रिवीजन एंड एक्टिव रिकॉल, आपको दिन में अपना 1 आवर तो निकालना ही चाहिए आपका पुराना रिवाइज करने के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं होगा ना, आप अगर मान लो आज तो पढ़ लिए, पेपर आपको आज तो देना नहीं है, कल भी नहीं देना है, तो आपको अगर आप इसको रिकॉल नहीं करोगे, आपने 4 महीने बाद कॉपी खोली, आपको पूरा नया नया लगेगा, होता है ना, और ये क्या हो गया, सन्नाटा छा जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक्टिव रिकॉल क्या होता है? एक्टिव रिकॉल ये होता है, मान लो आपने कोई चीज़ पढ़ी, आप फिर एक काम करो, आप उस पन्ने को बंद करो, कॉपी को बंद करो और एक पन्ना ले लो, एक पन्ना लेके सोचो, लिखो यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ी थी। मान लो आपने पढ़ा आज स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है, आपने मान लो पढ़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री, आप पढ़ रहे हो कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन और 1,3-ब्यूटेन गॉच इंटरैक्शंस। तो पूरा लिखो, आज हमने ये पढ़ा था, हमने पढ़ा कि कैसे कैसे चेयर फॉर्म होती है, कैसे कैसे बोर्ड फॉर्म होती है, अगर ऐसा हो जाए तो बोर्ड फॉर्म स्टेबल होगी, ऐसा हो जाए तो ये वाली फॉर्म स्टेबल होगी, गॉच इफेक्ट क्या होता है, कब गॉच वाले स्टेबल होते हैं, कब एंटी वाले स्टेबल होते हैं, कब कैसा वाले स्टेबल होते हैं, और हमारे सारे कब ट्विस्टेड बोर्ड बनेगी। आप प्रॉपर लिखो जो आपने उस दिन पढ़ा था, खुद लिखो, याद करने की कोशिश करो। आपने यहाँ पे नोट्स में लिखा था, जब आपके नोट्स पूरे टिप पे होंगे ना, आपको तो मतलब एकदम तगड़ी रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगला, शॉर्ट नोट्स लोग कहते हैं नहीं बनाएंगे, मैं कहता हूँ नुकसान तुम्हारा ही है ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ध्यान से, शॉर्ट नोट्स की अगर बात की जाए, एक बात जान लो, मेरे खुद के ही बहुत सारे रजिस्टर्स हो चुके थे, आखिरी में इतने रजिस्टर्स को फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होता। कुछ लोग कर भी लेते हैं, वो आपकी आदत के ऊपर है। मान लो आपने अपने नोट्स को ही बहुत तगड़े तरीके से हाईलाइट कर रखा है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा। अपनी आदत को, अगर आपकी आदत से अच्छे मार्क्स आ रहे हैं स्टार्टिंग से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने होते हैं, मेरे शॉर्ट नोट पहले बताओ, आपको मेरे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। बाकी आप चाहते हो कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने वो मैं बताऊं, तो इसके लिए मैं वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। आपकी बल्कि मैं कोई भी क्वेरीज हो, आपकी जो भी XYZ क्वेरीज हो प्रिपरेशन के लिए, आप मुझे कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर इंडिविजुअल वीडियोज़ लाता रहूँगा। और दूसरी बात, शॉर्ट नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका पेपर अप्रोच कर रहा होगा तब आपको एक दिन में पूरी फिजिकल, एक दिन में पूरी ऑर्गेनिक, एक दिन में पूरी इनऑर्गेनिक, एक दिन में पूरा सिलेबस आपको रिवाइज करना होगा। तो इसीलिए इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स ही हेल्प करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर आपको लग रहा है सिर्फ लेक्चर देखने से काम चल जाएगा, तो मतलब इससे बड़ी मूर्खता तो कुछ नहीं है। पेपर टीचर को नहीं देना है, पेपर तुमको देना है। और बिना पेन चलाए तो कभी भी क्वेश्चन करना ही नहीं। अगर कोई कह रहा है ना बिना पेन चलाए हो जाएगा, तो दिक्कत की बात है। बिना पेन चलाए सवाल नहीं कर, हाँ अगर बहुत ही कोई आसान है तो बात अलग है, वरना काफ़ी में सवाल लगाने हैं आपको, पेन चलाना है, दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है। लॉजिक बिल्ड करने का सवाल ट्राई करें ताकि आप नए क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएँ, ठीक है। और तो तभी आएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे,
और जो आपके क्वेश्चन गलत हो जाए या आपको कोई नए कॉन्सेप्ट मिले, आप क्या करो उसके लिए या तो एक नई कॉपी बना लो या तो उस क्वेश्चन को मार्क करके रख लो और उसको हर वीक आपको रिवाइज करना है या अपने एग्जाम से पहले ज़रूर रिवाइज करके जाना है। अगला, टेस्ट एंड एनालिसिस। आपको पता भी तो चलना चाहिए कि आपको आता कितना है। उसके बाद आप क्या करोगे, अपना टेस्ट दोगे। और एक और बात, अगर आपका टेस्ट 3 घंटे का है तो आपके टेस्ट के एनालिसिस के लिए भी 2 से 3 घंटे लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, लगने भी चाहिए, प्रॉपर लगने चाहिए। या उससे मान लो 1-1.5 घंटा लग गया, 2 घंटा लगे, लगना भी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो टेस्ट देके छोड़ दोगे तो बेटा मत दो टेस्ट। क्यों? एक बात बताओ, जो सवाल आपको आते थे वो तो आपको सपने में भी आते होंगे, वो तो आपको एग्जाम के टाइम पे भी खुद से आ जाएंगे। आप टेस्ट दे क्यों रहे हो? क्योंकि आपको सीखना है कि जितना पढ़ा है उसमें से आप कितना एक्चुअली में आप कर पा रहे हो। अरे पढ़ा तो आपने 100 चीज़ें हैं, आप अप्लाई कर पा रहे हो टेस्ट में कि नहीं कर पा रहे हो, वही तो देखना है। और दूसरी बात, अगर मैं बात कर लेता हूँ कि एनालिसिस कैसे करनी है, इसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो ले आऊँगा। क्या ले आऊँगा? सेपरेट वीडियो ले आऊँगा, अगर आप कमेंट कर दोगे तो। बाकी एनालिसिस करोगे कि कहाँ मेरे क्वेश्चन गलत हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, क्वेश्चन क्यों गलत हुए, बहुत बड़ा सवाल है, क्वेश्चन क्यों गलत हुए। आप क्या करते हो, लिख देते हो ये क्वेश्चन गलत हुआ, इसका सॉल्यूशन ये है, ये क्वेश्चन गलत हुआ सॉल्यूशन। अरे सॉल्यूशन तो तुमको कहीं पे भी मिल जाएगा। तुमको ये देखना है कि क्वेश्चन कहाँ पे गलत हुए और क्वेश्चन क्यों गलत हुए, क्या तुम्हारी गलती थी जो तुमने गलती की, तुम्हें मिस्टेक को इम्प्रूव करना है। अरे सॉल्यूशन थोड़ी लिखना, याद थोड़ी करके जाओगे, तुमको मिस्टेक इंप्रूव करना है कि वो गलती तुमसे रिपीट नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए आप अगली बनाओगे मिस्टेक नोटबुक। क्या बनाओगे? मिस्टेक नोटबुक, जिसे क्या बोलते हैं, गलती की कॉपी। मैं तो यही बोलता हूँ, गलती की कॉपी। आप क्या करोगे, मान लो आपने कोई टेस्ट दिया, मान लो कोई भी टेस्ट दिया, आपने लिख दिया टेस्ट नंबर 1, आप लिखोगे गलती। अब यहाँ पे बच्चा पता है क्या करेगा, 2 तरीके से करता है। या तो वो लिख देता है कि आप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन, या तो वो लिख देता है आपका कि मैंने कर दी सिली मिस्टेक, हमेशा याद रखें। एक बात बताओ, तुम ऐसे सिली मिस्टेक लेके पूरी टेस्ट कॉपी भर देना, अपनी मिस्टेक नोटबुक भर देना, और आपको यही नहीं पता चलेगा 6 महीने बाद कि तुमने पहले टेस्ट में क्या सिली मिस्टेक करी थी। आपको गलती लिखनी है। मैं खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, मैंने अपने जैम के एग्जाम में 2 × 3 को लिख दिया था 8। मुझे आज भी याद है, मेरे पेपर में जो सवाल स्टीरियो आइसोमर्स का आया था उसका आंसर 8 आ रहा था, मैंने 2⁻³ को 6 लिखा था। मुझे आज भी याद है ये चीज़, वरना मेरा और सही होता है ना। तो ये गलतियाँ लिखनी है आपको। जैसे मैं जब टेस्ट देता था, हो जाती हैं गलतियाँ, तो आप गलती लिखोगे। मैंने 2⁻³ को क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। गलतियाँ लिखो, ताकि इससे क्या होगा कि आप अगर हर टेस्ट से पहले रिवाइज करके जाओगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता रहेगा कि आप ये गलतियाँ करते हो और आपको ये गलती रिपीट दोबारा नहीं करनी है। बहुत ध्यान से बात समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी ये गलती आपको रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। ये गलती रिपीट नहीं करनी है, आपको पता चल जाएगा। और अगर आप ऐसे ही गलतियां करोगे, आपको याद रखना है कि आप नई गलतियां 100 कर लो, लेकिन एक गलती को रिपीट नहीं करोगे। और जैम से पहले ज़रूर इसको रिवाइज करके जाएंगे। और आपको लग रहा है कि आपसे बार बार आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं, आपका फोकस नहीं बैठ पा रहा है, तो कृपया करके प्लीज़ थोड़ा सा मेडिटेशन स्टार्ट कर लीजिएगा। इससे बहुत हेल्प मिलेगी अगर फोकस बैठाना होगा तो। चलो, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रैक्टिस ऑन वर्चुअल कैलकुलेटर। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यह आपका मोबाइल का साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, इसलिए आज के बाद से आप मोबाइल का कैलकुलेटर यूज़ करना बंद कर देंगे। आप हमेशा वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे। डाउनलोड कर लेंगे लिंक, मतलब ऐप प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा आपका गेट जैम वर्चुअल कैलकुलेटर। और कैसे उसको यूज़ करना है, कि थोड़ा उसका यूज़ करना अलग होता है, तो मैंने उसको सिखा रखा है पहले काफ़ी, आपको मिल जाएगी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। हाउ टू मैनेज कॉलेज स्टडीज़। अब उन बच्चों के लिए है कि जो अभी कॉलेजेस में है, वो कह रहे हैं, मुझे मैसेज भी किए थे, कल ही मैसेज किया था एक जूनियर ने कि भैया मैं कैसे मैनेज करूँ अपनी कॉलेज की स्टडीज़। एक बात याद रखता हूँ, मैं खुद भी पढ़ा हूँ DU में, और मैं DU रैंक 1 हूँ। मैं खुद DU रैंक 1 भी रहा हूँ। तो मैं आपको मतलब फर्स्ट ईयर में और बाकी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी अच्छा रहा है, तो आपको बता देता हूँ कि मैनेज करते कैसे हैं, कैसे मैनेज किया जाता है। देखो, पहली बात तो ये है, आपको समझनी है कि कॉलेज को इग्नोर नहीं करना है। कॉलेज में जाना है और एक्चुअली में पढ़ना है ना। आपको कोई भी प्रोफेसर कुछ भी पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, कोई भी, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, आपको अपना पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, बुक्स पढ़ना है, जो भी है। और आपको देखना है जो सेमेस्टर के सिलेबस में है और वो जैम के सिलेबस में है, तो आप उसको पहले प्रिपेयर करोगे। आपका उससे होगा क्या,
आपको उससे होगा क्या कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, कोई भी इससे दिक्कत नहीं आने वाली, है ना, ताकि थोड़ा सा सिलेबस स्मूथली चलेगा। मान लो आपका बेसिक्स ही कमज़ोर है, आप अभी बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हो, तो बेटा आपको इनिशियली मेहनत करनी ही पड़ेगी कि आप पहले बेसिक्स का करो, फिर रात में जग के थोड़ा वो भी पढ़ो जो कॉलेज में चल रहा है, और कॉलेज वाले को अच्छे से करके एक बार अपने जहाँ से आप पढ़े हो वहाँ के लेक्चर्स देख के, और आप लेक्चर देखने से पहले PYQ करके देखो, फिर जितने मैक्सिमम PYQ हो जाए आपको हेल्प ही मिलेगी, है ना। उसके बाद सेव टाइम फ्रॉम ब्रेक टाइम। आप काफ़ी बार ऐसा होता है कि कॉलेज के क्लासेस के बीच में आपको ब्रेक मिल गया, है ना। काफ़ी बार ऐसा होता है कि लैब्स के बीच में आपने रिएक्शन लगा के रखी हुई है ऑर्गेनिक की, वो 1-1 घंटे हो रहे हैं, तो तब पंचायत करने से अच्छा है, बातें करने से अच्छा है, या कहीं घूमने जाने से अच्छा है, इससे अच्छा आप वहाँ पे या तो क्वेश्चंस कर लो प्रैक्टिस, या तो शॉर्ट नोट्स बना लो, या लेक्चर देख लो, कुछ भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है आपको कैसे मैनेज करके चलना है, ठीक है। सेव टाइम फ्रॉम मैनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। काफ़ी बार कॉलेजेस में क्या होते हैं, आपके कॉलेजेस में बहुत सारे क्लब्स होते हैं, आप उसमें अपनी पोजीशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। आप ट्राई करें कि अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, वो हर इंसान का टाइम मैनेजमेंट अलग अलग होता है, अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ अब अभी अपने करियर पर ध्यान दें, क्योंकि एग्जाम में केवल 5 महीने बचे हैं, 5-6 महीने बचे हैं, है ना। एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। आपको भी पता है कि कॉलेज जाते हैं, लोगों को लगता है आज़ादी मिल गई, फ्रीडम मिल गया, तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। प्लीज़ डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें। मैं आपको खासकर बोलूँगा आजकल के लाइफ में अगर आपका करियर सेट नहीं होगा तो कोई आपको कुछ भी पूछने वाला नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपना स्क्रीन टाइम डेली मॉनिटर करें, डेली का डेली मॉनिटर करें। अगर आप जेन्युइनली अच्छा चाहते हैं कि आपका बेसिक साइंसेस, प्योर साइंसेस में एक अच्छा करियर बने, आप एक अच्छे कॉलेज में जाएँ, आपको अच्छे कॉलेज का टैग मिले, अच्छी कॉलेज की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको हमेशा से बोलता आया हूँ, पहले भी बोलता आया हूँ कि अगर सूर्य की तरह चमकना है तो जलना भी पड़ेगा, ठीक है। चलो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब मैं इसमें पर्सनली बहुत बिलीव करता हूँ। व्हाट इज़ दिस, मतलब मैं खुद के ही अपने कॉपी में लिखा करता था डेली उठ के कि मैं अपना IIT जैम बहुत अच्छे से क्रैक करूँगा और MSc IIT से करूँगा। मैं डेली लिखता था, डेली, कि मैं अपना IIT जैम बहुत अच्छे से क्रैक करूँगा, बहुत अच्छी रैंक लाऊंगा और अपना MSc IIT से करूँगा, डेली। मतलब होता है ना मैनिफेस्टेशन वर्क्स, जो आप सोचते हो होता है ना, आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। अब यहाँ कहते हैं ना सर मेरे केस में तो उल्टा ही होता है, ऐसा नहीं है ना। अब थॉट्स राइटिंग, ये क्या चीज़ है। मान लो आपका फोकस नहीं बैठ पाता है, आपका मतलब जो रिटेंशन टाइम है वो स्पैन बहुत कम है, आप क्या करोगे, आप हमेशा क्या करोगे, आप मान लो पढ़ने बैठे हो और आपने क्या करना है, आपने एक लेना है पेपर, आप पढ़ रहे थे, आपको कोई भी थॉट आया, XYZ एनीथिंग, YW, कुछ भी थॉट आया, कुछ भी, उस पेपर पर लिख दिया, फिर पढ़ने लग गए, जो भी थॉट आए दिमाग में उस पेपर पर लिख दिया, आखिरी में उस पेपर अगर कुछ काम करना था तो वो काम निपटा लो, अदरवाइज उस पेपर को फाड़ के आप फेंक दो। और ये नहीं कि टैब पे लिख लेंगे, फ़ोन पे लिख लेंगे, नहीं, पेपर पे लिखना है, पेपर पे, ठीक है, पेपर को फाड़ के हटा देना है। इससे क्या होगा, आपका दिमाग से वो थॉट्स चला जाएगा, ठीक है। इसलिए अब उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ कि जो सिलेबस जिनका होने वाला है या जिनका सिलेबस हो चुका है, ऐसे भी होंगे कुछ लोग, या फिर जिनका सही स्पीड में चल रहा है कि टाइमली हो जाएगा और वो सब कुछ पढ़ भी ले रहे हैं, टाइम भी मैनेज कर ले रहे हैं, या अगर कुछ बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपके लिए एक किताब बहुत ज़रूरी है पढ़नी, बहुत। क्लेडन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जोनाथन क्लेडन, दिस इज़ द मस्ट बुक फॉर एवरीवन, है ना। आपके एग्जाम में तो डायरेक्ट सवाल आते हैं, इससे डायरेक्ट। अगला है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। अगर मान लो किसी को न्यूमेरिकल्स की इतनी अप्रोच नहीं बैठ पा रही है तो कुछ जेई की सब किताबें बोलूँगा मैं, ये ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं करती, बहुत हेल्प करती हैं, जेन्युइनली बता रहा हूँ, हेल्प करती है अप्रोच डेवलप करने में। तो अगर किसी के पास टाइम हो, बिल्कुल आपको एन अवस्थी जेई वाली और MS चौहान जेई वाली लगानी चाहिए, बिल्कुल लगानी चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिस की अप्रोच डेवलप करनी है, अप्रोच डेवलप ही नहीं कर पा रहे हो, तो पहले ये करना पड़ेगा, सीढ़ियाँ स्टेप बाय चलनी चाहिए, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ, ये तो सारे पॉइंट्स मैंने आपके कवर कर ही दिए हैं, इसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई भी पॉइंट बच नहीं रहा है। तो ये सारे करने के बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि, एक सेकेंड आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप ये सोच के चल रहे हो, पहली बात तो कि सेल्फ डाउट कर रहे हो, मतलब सेल्फ डाउट किल्स एवरीथिंग। अगर आपको लग रहा है मुझसे हो नहीं पाएगा, मुझसे हो पाएगा, ये होगा वो होगा, एक बात बता दूँ, इससे तो आप अपना टाइम और ख़राब कर रहे हो। अभी आपके हाथ में और कुछ नहीं है सिवाय मेहनत के, ठीक है। बाकी मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रहा हूँ, मेरा प्लान है BSc के स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट लाने का, मेरा पॉइंट है जैम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सोच रहा था, इंटरव्यू सोच रहा हूँ मैं,
टॉपर्स के इंटरव्यूज़ लेने का, जो पीएचडी अब्रॉड से कर रहे हैं, या करियर आफ्टर आईआईटी जैम सोच रहा था मैं कि लोग आजकल कहाँ कहाँ हैं, है ना। तो ये सारी वीडियो में बाकी जो आपको चाहिए प्लीज़ बताइएगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है सब्सक्राइब। आपका सब्सक्राइब करना मेरे को मोटिवेट करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।